वेलकम टू द SBS एकेडमी। आज हम शुरू करेंगे द सीरीज ऑफ आवर हिस्ट्री लेक्चर। जैसा कि हम जानते हैं कि हिस्ट्री जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होगा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसके। तो आज हम देखेंगे इंडिया के हिस्ट्री के बारे में स्पेसिफिकली, और हिस्ट्री होती क्या है, किन किन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ये सारी चीजें हम आज अपने इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हिस्ट्री होती क्या है। हिस्ट्री को कहते हैं इट इज अ मिरर इन विच वी कैन सी द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर पास्ट। यानी ये एक ऐसा दर्पण होता है जिसमें हम अपने भूतकाल की सारी चीजों का प्रतिबिंब देख सकते हैं। तो हिस्ट्री आखिर इंपॉर्टेंट क्यों है? तो हमें पता है कि हमारे आसपास बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जिनमें से कुछ के बारे में हमें जानकारी होती है, कुछ के बारे में नहीं होती है, लेकिन हर घटना कहीं ना कहीं हमें किसी तरीके से अफेक्ट करती है। तो इसी तरीके से हो सकता है जो घटनाएं आज हुई हैं वो कुछ साल पहले भी हुई हो, या कुछ सदियों पहले, या कुछ शताब्दियों पहले, या कुछ हजार साल पहले ऐसी चीजें हुई हो। तो उस जमाने में उससे लोगों के ऊपर क्या असर पड़ा था, फिर उसका समाधान कैसे निकाला गया था। तो इन सारी चीजों के लिए हमें हिस्ट्री को जानना जरूरी है। या फिर पहले के लोगों ने क्या गलतियां की, वो गलतियां हम ना दोहराएं, या किस मुसीबत को हम पहचान के पहले से ही उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को समझने के लिए हमें हिस्ट्री की जरूरत पड़ती है। तो हिस्ट्री को अगर देखें तो पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री को नॉर्मली हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आती है एंशिएंट, दूसरी आती है मेडिएवल, और फाइनली आती है मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री वो हिस्सा जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्राचीन इतिहास, मेडिवल जिसे हम कहते हैं मध्यकालीन इतिहास, और मॉडर्न यानी जिसे हम कहते हैं आधुनिक इतिहास। तो हर जगह की, हर रीजन की, हर कंट्री की अपनी अलग अलग टाइमलाइन होती है कि उनकी एंशिएंट हिस्ट्री कब से कब तक थी, मेडिवल हिस्ट्री कब से कब तक थी, और फिर मॉडर्न हिस्ट्री उनकी कब से कब तक होती है। तो वैसे तो सबके अपने अलग अलग टाइमलाइंस होते हैं, लेकिन उनके कुछ ऐसे फीचर्स हैं, उनकी कुछ विशेषताएं हैं जो हर जगह एक बराबर रखी जाती है। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो एंशिएंट हिस्ट्री वो हिस्सा कवर करती है जहां से ज्ञानी मानव का उदय हुआ, यानी जिन्हें हम होमो सेपियंस कहते हैं, या होमो सेपियंस सेपियंस अगर ज्यादा स्पेसिफिकली बात करें। तो उनका उद्भव कैसे हुआ, उन्होंने फिर शिकार करना कैसे शुरू किया, हंटर गैदरर हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने पत्थरों का उपयोग करना शुरू किया, उनसे औजार बनाए, उसके बाद डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स, उसके बाद गांवों को बसाना, धीरे धीरे सभ्यताएं जो है बढ़ती गईं, उसके बाद अलग अलग साम्राज्य आए। तो यहां तक का जो इतिहास हम देखते हैं ये हमारा मोटा मोटी एंशिएंट हिस्ट्री में आता है। उसके बाद बात आती है मेडिवल हिस्ट्री की। मेडिवल हिस्ट्री में वो पोर्शन देखते हैं जहां हमें सामंतवादी प्रथा देखने को मिलती है, या जिसे हम यूरोपियन हिस्ट्री में फ्यूडलिज्म के नाम से जानते हैं। तो फ्यूडलिज्म क्या होता था? इसमें किसी एक आदमी को बहुत बड़ी जमीन का मालिक बना दिया जाता था, जिसका पूरा कंट्रोल होता था उस पर, जिसे हम सामंत कहते हैं हिंदी में। और उस जमीन पे जितने भी किसान रहते थे उनके ऊपर उसका अधिकार होता था, उनकी गतिविधियों को वो कंट्रोल करता था, और एक सेना वो रखता था अपने लिए, ताकि जब भी किंग को या राजा को जरूरत पड़े तो वो अपनी सेना उसकी सहायता के लिए भेज सकता था। और हम देखते हैं कि इतिहास में कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कोई सामंत इतना ज्यादा शक्तिशाली हो जाता था कि वो राजा को हटा के खुद राजा बन जाता था। तो ये सामंतवादी प्रथा जो है, इसको जो हम जहां तक ले जाएंगे वहां तक हमें देखने को मिलता है कि इस हिस्से को हम मिडिवल हिस्ट्री या मध्यकालीन इतिहास में पढ़ते हैं। उसके बाद जहां से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होता है, यानी जो मैकेनिकल इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन कई तरीके का हो सकता है, चाहे वो छोटे लेवल पे हो चाहे बड़े लेवल पे हो, लेकिन जब मशीन्स का इन्वॉल्वमेंट उसमें शुरू हो गया तो वहां से जो पीरियड शुरू होता है उसे हम मॉडर्न हिस्ट्री में देखते हैं, या हमारी आधुनिक इतिहास की वो टाइम फ्रेम वो हमारा होता है। तो हर देश का अपना एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री अलग अलग होती है। जैसे बात करें इंडिया की, तो इंडिया की जो हिस्ट्री है वो बहुत ही ज्यादा पुरानी है, कई हजार साल पुरानी है। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक जो है वो हमारे यहाँ ही पाई जाती है। तो हम देखेंगे कि इंडिया में जो एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री, उसका टाइम फ्रेम क्या क्या है।
ये हम अपने सक्सेसिव चैप्टर्स में देखेंगे। आज हम देखते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री जो इंडिया की थी उसके पोर्शंस क्या क्या थे और उनके अलग अलग फीचर्स क्या क्या थे। तो अगर बात करें तो मोटा मोटी ऐसा माना जाता है कि जो एंशिएंट हिस्ट्री है वहां पे इंसान ने जो सिविलाइजेशन बसाना शुरू किया था वो 10,000 साल पहले तक देखा जाता है ना। तो 10,000 ईयर्स अगो हम मानते हैं कि जो लोग थे वो क्या थे, हंटर गैदरर, नोमैडिक हंटर गैदरर। नोमैडिक यानी घुमक्कड़, यानी वो एक जगह पे घर बना के स्थायी आवास में नहीं रहते थे। हंटर और गैदरर, हंटर यानी शिकार करते थे, गैदरर यानी किसी दूसरे जानवर के द्वारा मारे हुए शिकार को इकट्ठा करना या फिर फल बेरियां जड़ जो होते हैं उनको कलेक्ट करना। तो इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या थे, हंटर और गैदरर। और होते थे ये नोमैडिक, यानी ये लगातार एक जगह से दूसरी जगह शिकार का पीछा करते हुए या पानी की तलाश में या खाने की तलाश में या फिर एक अच्छे मौसम की तलाश में ये हमेशा घूमते रहते थे। लाइफ वॉज अ कॉन्स्टेंट सर्च फॉर फूड। और इनके जो टूल्स होते थे वो सिंपल स्टोन से बने हुए होते थे, यानी उस जमाने में अभी मेटल्स की खोज नहीं हुई थी। जो हम देखते हैं तांबा या आयरन, इन सारी चीजों की खोज उस समय नहीं हुई थी। तो जो भी हथियार बनाए जाते थे वो या तो लकड़ी से बनाए जाते थे या तो पत्थर से बनाए जाते थे। तो चूंकि लकड़ी बहुत ज्यादा समय तक अपनी उस अवस्था में नहीं रह सकती, उसका क्षरण हो जाता है, तो इसीलिए हम देखते हैं कि स्टोन के टूल्स हमें अभी मिलते हैं। पोजेशंस आर लिमिटेड टू व्हाट कैन कैरी विथ यू स्मॉल वॉन्डरिंग बैंड। तो इस जमाने के जो लोग होते थे वो छोटे छोटे ग्रुप्स में ही ट्रेवल किया करते थे और सिर्फ उतना ही सामान रखते थे जितना वो लेके जा सकते थे। जैसे कुल्हाड़ी हो गई या चाकू हो गया, या अगर कोई खाने का सामान थोड़ा बहुत इकट्ठा कर लिया तो इसे लेके जाना, इससे ज्यादा की जरूरत उन्हें नहीं हुआ करती थी। फिर हम देखते हैं 5,000 ईयर्स अगो, 5,000 साल पहले का अपना इतिहास देखें तो ये हम देखते हैं कि धीरे धीरे सिविलाइजेशंस बसनी शुरू हो गई थी। बहुत बड़े बड़े जो है शहर बसना शुरू हो गए थे। इसमें सबसे बड़ा नाम आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसा कि हम जानते हैं कि एक अर्बनाइज सिविलाइजेशन थी, यानी एक शहरी संस्कृति थी। ये शहर बसाए थे इन लोगों ने। उनके यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, अनाज रखने के भंडार थे, ग्रेट बाथ जैसी बिल्डिंगें थी। उसके अलावा बंदरगाह देखने को मिलते हैं लोथल में। यानी अब जो इंसान है वो हंटर गैदरर से आगे चल के अर्बनाइजेशन तक पहुंच चुका है, जो कि हम समझते हैं कि डेवलपमेंट का एक एक्सट्रीम पोजीशन होता है। एक एक्सट्रीम पे आप देखेंगे तो हंटर गैदरर यानी शिकार करना, फलों को, बेरियों को, जड़ों को इकट्ठा करके खाना। और दूसरी ओर कि हम अब इतने ज्यादा आत्मनिर्भर हो चुके हैं अपने फूड से रिलेटेड चीजों में कि अब हम बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बना सकते हैं, बड़े बड़े आर्किटेक्चरल वंडर्स हम दिखा सकते हैं। तो ये हमें देखने को मिलता है 5,000 ईयर्स अगो। उसके अलावा इस समय हमें ट्रेड भी देखने को मिलता है, मेसोपोटामिया से, इजिप्ट से और सीरिया के आसपास के इलाकों से जो है ये ट्रेड हुआ करता था इंडिया का। फिर आते हैं 2000 ईयर्स अगो। 2000 ईयर्स अगो हमें देखने को मिलता है जिसे हम महाजनपद काल कहते हैं। महाजनपद काल में हमें अलग अलग बड़े बड़े साम्राज्य देखने को मिलते हैं जिनके बीच में हमेशा युद्ध होते रहते थे, कभी कभी संधियां भी हो जाती थी। तो हमारा जो पूरा इतिहास है वो हम देखते हैं कि इन्हीं महाजनपदों के इतिहास से जुड़ा हुआ है। और उस जमाने में हमें बहुत सारे बड़े बड़े विश्वविद्यालय भी देखने को मिलते थे, जिनमें नाम आता है नालंदा का, उसके पहले नाम आता है तक्षशिला का, फिर विक्रमशिला का, यानी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज। यानी अब एडवांसमेंट इतना हो चुका था सिविलाइजेशन में कि अब हम सिर्फ बिल्डिंगों को बनाने में या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बनाने में नहीं, बल्कि ज्ञान को अर्जित करने में और उसको फैलाने में भी बहुत आगे निकल चुके थे। फिर हम देखते हैं कि धर्म के क्षेत्र में भी अलग अलग बदलाव हुए। पहले हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में देखें तो वो कौन से धर्म का पालन करते थे इसके बारे में बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं है। फिर आता है वैदिक काल। वैदिक काल के लोग जो है वो वैदिक धर्म का पालन करते थे, जिसे हम हिंदू धर्म या सनातन धर्म भी कहते हैं। उसके बाद आता है तो हमें कुछ रेवोल्यूशंस देखने को मिलते हैं जिन्हें हम कहते हैं बुद्धिस्ट रेवोल्यूशन और जैन रेवोल्यूशन। इसके अलावा भी अलग अलग विचारधाराएं थी, अलग अलग प्रवर्तक थे। तो ये भी हमें देखने को मिलता है 2000 साल पहले का, जिसमें बुद्धिस्ट मॉन्क्स की बात आती है। उसके अलावा हम देखते हैं कि राजा विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे, जिनमें कालिदास जैसे एक महारत्न हुआ करते थे, जिन्होंने अलग अलग तरीके के प्लेस लिखे थे, नाटक लिखे थे संस्कृत में। और उसके अलावा आर्यभट्ट जैसे विद्वान थे जिन्होंने गणित के क्षेत्र में और खगोल के क्षेत्र में बहुत सारा योगदान दिया था। तो अब हम देखते हैं कि
हमारी स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है हिस्ट्री। सबसे पहले आता है द स्टोन एज। स्टोन एज इसलिए कहते हैं कि उस जमाने के जितने भी हमें उपकरण मिले हैं वो सारे किससे बने हुए थे, वो स्टोन से बने हुए थे। उस जमाने में मेटल की खोज नहीं हुई थी। लकड़ी की चीजें बहुत ज्यादा लंबे समय तक टिकी नहीं रह सकती, वो भीगेंगी, उनका धीरे धीरे क्षरण होगा, वो सड़ जाएंगी, गल जाएंगी, इसीलिए लकड़ी के औजार ज्यादा नहीं मिलते हैं। जो मुख्य हथियार था वो हुआ करता था पत्थर से बना हुआ, इसीलिए इस जमाने को हम कहते हैं स्टोन एज। स्टोन एज की भी बात करें तो इसे हम रखते हैं सबसे पहले प्री हिस्टोरिक पीरियड में। तो हिस्ट्री को डिवाइड करने का एक और तरीका है, एक होता है प्री हिस्टोरिक, दूसरा होता है पोस्ट हिस्टोरिक या हिस्टोरिक पीरियड जिसे हम कहते हैं। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड वो होता है कि जिस जमाने की चीजों को हम पढ़ नहीं सकते, अगर हमें लिखी हुई चीजें मिल भी जाती है तो भी नहीं पढ़ सकते, जैसा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कहा जाता है, या फिर उस जमाने में लिखाई का प्रचलन ही नहीं था, इसीलिए उस पीरियड के बारे में हमें जो भी जानकारी मिलती है वो हमें जो मिलती है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्स से ही मिलती है। तो अगर सोर्स ऑफ हिस्ट्री की बात करें तो दो तरीके का होता है। सबसे पहले रिटन सोर्सेज होते हैं, यानी वो सोर्सेज जो लिखे गए थे, या गुफा की दीवारों पे लिखे गए हों, पत्थरों पे लिखे गए हों, आपके बड़े बड़े पिलर्स पे लिखे गए हों, या कॉइन्स पे लिखी हुई चीजें हों, कॉपर प्लेट्स पे लिखी हुई चीजें हों, तो ये जितनी चीजें हैं वो रिटन सोर्सेज के फॉर्म में देखी जाती हैं। उसके अलावा हम दूसरा जो देखते हैं वो होता है मटेरियल सोर्सेज। मटेरियल सोर्सेज यानी जैसे बर्तन किस तरीके के हुआ करते थे, उसके अलावा घरों के अवशेष मिलेंगे, तो घरों का साइज क्या हुआ था, उनको बनाने के लिए मटेरियल कौन सा यूज होता था, या फिर पूरी जो टाउन था उनकी प्लानिंग क्या होती थी, उसके अलावा लोग कपड़े कैसे पहनते थे, अनाज कौन से रखते थे, इन सारी चीजों के बारे में जो जानकारी मिलती है वो हमें मटेरियल सोर्सेज से मिलती है। तो अगर बात करें हम स्टोन एज की, तो स्टोन एज में सरवाइव करने वाला जो मटेरियल हुआ था स्टोन, इसे तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। पैलियोलिथिक को हम कहते हैं पूरा पाषाण काल, मेसोलिथिक को कहते हैं मध्य पाषाण काल, और नियोलिथिक को कहते हैं हम नव पाषाण काल। तो पैलियोलिथिक एज वो थी जिसमें मेनली जो इंसान थे वो वॉन्डरिंग हंटर और गैदरर हुआ करते थे, यानी इनका एक ही काम था कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, शिकार का पीछा करना, उसे पकड़ना, मारना, खाना, या फिर फलों को, बेरियों को इकट्ठा करना। उसके अलावा अगर किसी जानवर ने शिकार करके उसे खा के छोड़ दिया है तो उसे ले आना, उसे खाना, ये सारी चीजें जो होती थी वो हंटर गैदरर्स की स्पेशलिटी होती थी, और वो हमें देखने को मिलती थी पैलियोलिथिक या ओल्ड स्टोन एज में। इसे हिंदी में हम पूरा पाषाण काल भी कहते हैं। इस जमाने के अगर हम हथियारों की बात करें तो नॉर्मली इस जमाने के जो हथियार होते थे वो बड़े बड़े पत्थरों से ही बनाए जाते थे। इनका आकार भी बहुत बड़ा होता था, आमतौर पे इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी बहुत मुश्किल होता था। बहुत ही क्रूड ये तरीके के ये हथियार होते थे। क्रूड यानी बहुत ज्यादा सफाई से नहीं बनाए जाते थे, यानी जितने से काम चल सकता है उतना ही बनाया। एक बड़ा पत्थर लिया, उसे दूसरे पत्थर से टकरा के तोड़ दिया, अगर कोई धारदार हिस्सा निकल गया तो उसको इस्तेमाल कर लिया जाता था हथियार के तरीके से। उसके बाद जो पीरियड आता है मेसोलिथिक या मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में हमें देखने को मिलता है कि जो पत्थर के हथियार थे उनका साइज अब पहले से छोटा होने लगा था, यानी अब धीरे धीरे हथियारों को बनाने में जो तकनीक इस्तेमाल हो रही थी, जो हम कहते हैं कि एडवांसमेंट हो रही थी उनकी टेक्निक में, वो यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ के हथियार बहुत बड़े होते थे, यहाँ के हथियार अब इनसे जो है छोटे होने लगे। शार्पर टूल्स यानी हथियारों को अब बहुत ज्यादा नुकीला बनाया जाने लगा। उसके अलावा जो एक बहुत ही अच्छी चीज हमें यहाँ देखने को मिलती है वो है द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स यानी जानवरों को अब ये अपने साथ रखने लगे थे। तो हमें जितने भी लिविंग क्रीचर्स दिखते हैं, जितने भी जानवर होते हैं, चाहे पेड़ पौधे होते हैं, उन्हें हम मोटा मोटी दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक जो होते हैं वाइल्ड यानी जंगली,
और दूसरे होते हैं डोमेस्टिकेटेड, यानी जिसे इंसानों ने अपने पास रखे, उनके इन्वायरमेंट को, उनकी कंडीशंस को चेंज कर दिया हो, उन्हें हम डोमेस्टिकेटेड कहते हैं। तो डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स भी हो सकते हैं, डोमेस्टिकेटेड जो है एनिमल्स भी हो सकते हैं। तो अगर हम किसी एनिमल को उसके नेचुरल इन्वायरमेंट से उठा के अपने घर पे रखें, तो हम देखते हैं कि उसके अंदर बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम देखते हैं तो भेड़िया हो गया और कुत्ता हो गया, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ड्यू टू डोमेस्टिकेशन ऑफ वुल्स दे कन्वर्टेड इनटू डॉग्स, यानी धीरे धीरे उनके अंदर परिवर्तन आने लगे और वो उनका साइज कम होने लगा, उनके शिकार करने की प्रवृत्ति कम होने लगी, उनके अंदर जो हम देखते हैं खूंखारपना वो भेड़ियों से कम होने लगा, उनके सूंघने की शक्ति जो है अगर हम भेड़ियों से कंपेयर करें तो काफी कमजोर हो गई। यानी डोमेस्टिकेशन करने से जानवर के अंदर बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इसके कारण ये हो सकते हैं कि पहली बात कि इंसान जब जानवरों को अपने साथ रख रहा है तो अब उसे जंगल में नहीं रहना है, यानी जंगल का जो वातावरण था उससे अलग वातावरण में वो रह रहा है। उसके अलावा खाने की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, इंसान जो खाएगा वही अपने जानवरों को भी दे सकता है। और जंगल में जब तक जानवर रहता था उसे खुद से अपना खाना खोजना पड़ता था, चाहे वो शिकार करके हो या पेड़ों पे से चढ़ के उतारने हो खाना, यानी खाना जो है उसका बढ़ने लगा। फिर जंगल में जो जानवर होते हैं तो वो नॉर्मली या तो एक ही टाइम पीरियड में होते हैं, या तो दिन में वो अपना खाना ढूंढते हैं या तो रात को शिकार पर निकलते हैं, जिन्हें हम नॉकटर्नल एनिमल कहते हैं। तो अगर इंसान के साथ जब जानवर रहने लगेगा तो हम देखते हैं कि इंसान जो है वो दिन में भी काम करता है, रात में भी काम कर सकता है, यानी अब जो उनके डे और नाइट का पैटर्न है वो भी चेंज होने लगा। तो धीरे धीरे बहुत बड़ा परिवर्तन हमें जानवरों में देखने को मिलता है। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल या जानवरों को जो पालतू बनाने की प्रक्रिया थी वो हमें मीजोलिथिक पीरियड में देखने को मिलती है। उसके अलावा हम देखते हैं कि इस जमाने का एक फीचर था पेंटिंग ऑन केव वॉल्स, यानी जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमें देखने को मिलता है भीमबेटका की गुफाओं में। तो उस जमाने का जो इंसान था हंटर गैदरर, उसे कहीं ना कहीं शरण चाहिए होती थी। तो आमतौर पे उन्हीं इलाकों में वो रहता था जहां पे वाटर का सोर्स बहुत अच्छा हो और जहां सर छुपाने की जगह हो। तो इसीलिए हम देखते हैं कि एंशियंट पीरियड में जो हमारा स्टोन एज आता है, स्टोन एज में जितने भी हमें सेटलमेंट्स देखने को मिलते हैं वो ऐसी जगहों पे देखने को मिलते हैं जहां गुफाएं बहुत ज्यादा मात्रा में होती हैं और जहां आसपास पानी होता है। यही कारण है कि भारत में भी जो हमें जितनी भी पाषाण कालीन सभ्यताएं देखने को मिली है वो किसी ना किसी नदी के आसपास ही देखने को मिलती हैं। और खास करके नदी के आसपास अगर कहीं गुफाएं हैं तो गुफाओं में लोग ज्यादा रहना पसंद करते थे, क्योंकि जानवरों से, मौसम से बचाव के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता था। तो हमारा जो मीजोलिथिक पीरियड है इसमें जब इंसान गुफाओं में रहता था तो उसने धीरे धीरे वहां पे अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू किया। एक्सप्रेस करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, हम बोल के अपने आप को एक्सप्रेस करें या लिख के एक्सप्रेस करें या कोई पेंटिंग बना के संगीत के माध्यम से, किसी भी तरीके से हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो एक तरीका जो था पेंटिंग, तो वो अपनाया मीजोलिथिक पीरियड के लोगों ने, और दीवारों पे जो है इन्होंने अलग अलग तरीके के चित्र बनाना शुरू किए, चाहे वो शिकार के चित्र हो या किसी जानवर के हो या उनके रोजमर्रा के जीवन के हो, जैसे बच्चे खेल रहे हो या आग के चारों तरफ लोग डांस कर रहे हो या कुछ लोग अनाजों को छांट रहे हो, ये सारे चित्र हमें वहां देखने को मिलते हैं। तो ये एक फीचर है हमारे मीजोलिथिक पीरियड का। फिर आता है नियोलिथिक पीरियड। नियोलिथिक पीरियड यानी नवपाषाण काल। नवपाषाण काल की सबसे बड़ी बात है द एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन यानी डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स, यानी हमने किसी पौधे को उसका उपयोग करना शुरू किया, फिर उसे उसके असली वातावरण से उठा के हम अपने घर के आसपास लाए, उसे वहां उगा दिया। तो अब उसके पूरे वातावरण में उसकी जितनी कंडीशन थी, उसकी जितनी हैबिटेट थी, उसमें बहुत ज्यादा चेंज आएगा। तो इसके प्रभाव के चलते उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो भी चेंज हो जाएगा। यानी हम देखते हैं कि अगर हम कोई वाइल्ड फ्रूट देखें और ठीक उसका वो पार्ट देखें जो हम उगाते हैं, तो उनमें हमें बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए होता है कि जंगल में जो नेचुरली चीजें उगती हैं वो पूरी तरीके से प्रकृति के ऊपर निर्भर करती हैं, लेकिन जो इंसान खुद उगाता है उनके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक है, उनके जितने भी कंडीशन है, उनको इंसान खुद कंट्रोल करता है। यानी कितनी कितनी दूरी पे लगाना है, कब लगाना है, कितना पानी देना है, किस समय उसकी कटाई करनी है, कितना उसका हिस्सा निकाल लेना है, कितना बचा लेना है,
कौन सा हिस्सा खाया जाएगा, कौन सा हिस्सा नहीं खाया जाएगा। तो जब बहुत लंबे समय तक ये प्रक्रिया चलती है तो हम देखते हैं कि प्लांट के अंदर भी बहुत सारे चेंज देखने को मिलते हैं। यानी खेती इज एन एग्जांपल ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स। तो ये हमें देखने को मिलता है नियोलिथिक पीरियड में। तो सबसे बड़ी हम देखते हैं इस जमाने की जो खोज है वो है एग्रीकल्चर। इस एक चीज ने इंसान को हंटर गैदरर से सेटलर बना दिया। यानी अब इंसान को खाने की तलाश में बहुत ज्यादा दूर जाने की या जानवरों का पीछा करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब अगर वो चाहे तो अपने ही घर के पास अपना फूड सोर्स खुद क्रिएट कर सकता था। यानी अब उसे एक नोमैड की जगह एक सेटलर बनने का चांस मिल गया था। यानी अब उसे भटकने की जरूरत नहीं थी, वो एक ही जगह पर रह के बार बार फसल को उगा के खा सकता था। तो उसका जो पूरा का पूरा कैरेक्टरिस्टिक है फ्रॉम हंटर गैदरर वो कन्वर्ट हो गया इनटू अ एग्रीकल्चरलिस्ट। इस जमाने की बात करें तो जब खेती होने लगी तो लोगों को घूमने की जरूरत नहीं पड़ी, तो पीपल सेटल्ड इन विलेजेस। यानी सबसे पहले विलेजेस जो हमें देखने को मिलते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं इन द नियोलिथिक पीरियड। उसके अलावा पॉलिश्ड स्टोन टूल्स यानी अब पत्थरों को घिस के एक बराबर करना, उनके अंदर चमक लाना। पॉलिशिंग का मतलब सिर्फ चमकाना नहीं होता है, किसी चीज को घिस के बराबर करना, उसका शेप और साइज, उसका स्ट्रक्चर एक बराबर कर देना, इसे भी हम पॉलिशिंग कहते हैं। तो हम देखते हैं कि पूरा पाषाण काल में पत्थर जो बहुत बड़े होते थे उनको रफली बनाया जाता था। फिर हम देखते हैं मीजोलिथिक पीरियड में धीरे धीरे उनको शार्प कर किया जाने लगा, उनका साइज छोटा होने लगा। फिर हम नियोलिथिक पीरियड में देखें तो इनका साइज और छोटा हो गया और इनको घिस के जो है वो एकदम परफेक्ट आकार में बनाया जाने लगा। उसके अलावा जो एक खोज हुई थी वो थी पॉटरी यानी बर्तन बनाना। तो बर्तन जो है हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में बहुत ही इनसिग्निफिकेंट मानते हैं, मतलब उनके इंपॉर्टेंस के ऊपर हमारा बहुत ध्यान नहीं जाता है। लेकिन अगर हम अच्छे से सोचें तो बर्तन हमारे जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। चाहे वो अनाज रखने के लिए हो, चाहे पानी रखने के लिए हो, चाहे खाना पकाने के लिए हो, चाहे और भी कोई हमारे पास ऐसी चीज है जिसे हम इकट्ठा करके रखना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है बर्तन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। तो इन दोनों पीरियड्स में जो इंसान थे वो बर्तन बनाना नहीं जानते थे, लेकिन बर्तन बनाने की जो प्रक्रिया है वो हम देखते हैं कि नियोलिथिक पीरियड में शुरू हुई, जो एक डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस थी एग्रीकल्चर का। यानी अगर हमारे पास इतना अनाज हो गया है कि हमको वो इकट्ठा करके रखना पड़े, तो हमें एक ऐसे चीज की जरूरत होगी जहां पे हम उसको इकट्ठा करके रख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी नेचुरल चीज जो होती है, चाहे हम गड्ढा खोद के रखें या किसी पत्थर के पात्र में रखें, अगर कहीं भी रखना चाहें तो ये बड़ा मुश्किल होता है। तो हम क्यों ना ऐसी कोई चीज बना दे, चाहे लकड़ी से हो, चाहे मिट्टी से हो, चाहे पत्थरों को जोड़ के ही बनाई जा रही हो, जिसमें हम उसे इकट्ठा करके रख सकें जिससे वो खराब ना हो। तो इसके लिए जो है पॉटरी बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। अगर हम बात करें कि एनसीईआरटी में इनके टाइम पीरियड्स क्या दिए गए हैं, तो हम देखेंगे कि पैलियोलिथिक पीरियड जो है वो 2 मिलियन से 10,000 बीसी तक आता है। 2 मिलियन यानी करीब 20 लाख साल पहले से और 10,000 साल पहले तक आता है। यानी जब इंसान पेड़ों से उतर के दो पैरों पर चलना शुरू कर चुका था, धीरे धीरे अब उसने अपने दिमाग का जो है यूज करना ज्यादा शुरू कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे वो हंटर गैदरर बनने लगा। तो ये सारी चीजें जो है वो शुरू हुई थी करीब 20 लाख साल पहले तक, और 10,000 बीसी तक ये हमें चीजें देखने को मिलती। तो इन्हें ही हम पैलियोलिथिक एज में रखते हैं। इसे भी हम 3 पार्ट्स में रखते हैं, लोअर, मिडिल और अपर। तो यहाँ ध्यान देने की ये बात है कि लोअर, मिडिल और अपर जो है ये तीनों घटते क्रम में है। यानी लोअर पीरियड जो होगा वो सबसे पुराना होगा और अपर पीरियड जो होगा वो लोअर और मिडिल से नया पीरियड होगा। चूंकि हम जब अपना टाइम स्केल देखते हैं तो जब हम बीसी या बिफोर क्राइस्ट वाले पीरियड को कंसीडर करते हैं तो हमारी गिनती जो है वो उल्टी चलती है। यानी जो चीज लोअर में गिनी जाएगी वो उतनी ही ज्यादा पुरानी होगी कंपेयर टू जो चीज हम अपर में गिनेंगे। इस जमाने की मेजर साइट्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट आती है भीमबेटका, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी गिनी जाती है। मध्य प्रदेश में ये हमें देखने को मिलती है। इट इज फेमस फॉर इट्स केव पेंटिंग्स। तो यहाँ कई दर्जन गुफाएं हैं जहां पे हमें सैकड़ों चित्र देखने को मिलते हैं, जो कि सिंपल शिकार के चित्रों से लेके और जानवरों के या लोगों के बहुत ही सुंदर चित्रों तक हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद आती है
पीरियड ऑफ मीजोलिथिक जो 10,000 से 6,000 बीसी तक होता है। इसकी सबसे अच्छी बात थी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल एंड फर्स्ट ब्यूरियल्स, यानी लोगों को दफनाए जाने के जो सबसे पहले प्रमाण मिलते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं इन द मीजोलिथिक पीरियड। फिर आता है नियोलिथिक। नियोलिथिक पीरियड हम देखते हैं कि 6,000 से 2,500 बीसी तक ये पीरियड देखने को मिलता है। इसके मेजर साइट्स की बात करें तो पहला आता है मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान आज के पाकिस्तान में पाया जाता है। चूंकि हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की एक साथ पढ़ते हैं, क्योंकि एक फिजिकल यूनिट के तौर पे ये बाकी हिस्सों से अलग है, तो इसीलिए हम पूरा का पूरा इतिहास जो है इस इलाके का एक साथ पढ़ते हैं। तो मेहरगढ़ जो है बलूचिस्तान में है। यहाँ पे ही साउथ एशिया में सबसे पहले हमें खेती के प्रमाण देखने को मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि 7000 बीसी के आसपास खेती जो है वो मेहरगढ़ के आसपास के इलाकों में शुरू हुई थी। उसके अलावा बुर्जहोम की बात आती है। बुर्जहोम जो है वो कश्मीर में हमें देखने को मिलता है। यहाँ की खासियत यह है कि यहाँ के जो गांव बसे थे, वहां जो घर हुआ करते थे, उनमें लोग गड्ढे खोद के उन गड्ढों में रहा करते थे। गड्ढे बना के, काफी बड़े बड़े गड्ढे होते थे, उसके आसपास जो है लकड़ी की दीवारें खड़ी की जाती थी और लोग इन्हीं पिट्स में रहते थे। तो इसके ऊपर काफी मतभेद है लोगों के ऊपर, अंदर की ये क्या इनका यूज क्या था, क्या सच में लोग पिट्स में रहते थे या किसी एक स्पेशल ओकेजन पे इनका इस्तेमाल किया जाता था। तो ये सारी चीजें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो अगर बात करें हम अपने तीनों पीरियड्स की, तो यहाँ पे उनका हमें टाइम देखने को मिलता है। पैलियोलिथिक 2 मिलियन टू 10,000 बीसी, मीजोलिथिक 10,000 टू 6,000 बीसी और नियोलिथिक जो है 6,000 टू 2,500 बीसी। अगर कुछ जगहों की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं बेलन नदी की घाटी में, जो कि इलाहाबाद के आसपास का इलाका पड़ता है। उसके अलावा नर्मदा नदी की घाटी या उससे सटा हुआ जो महाराष्ट्र का इलाका है, वहां पे हमें अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे पुराने प्रमाण देखने को मिलते हैं ऑफ द स्टोन एज। उसके अलावा बहुत सारी साइट्स ऐसी हैं जो कि ऐसे इलाकों में पाई जाती हैं जहां पर मानसून बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता था, बहुत ज्यादा जंगल होते थे। तो या तो उन जगहों की अब तक अच्छे से खुदाई नहीं हो पाई है, खोज नहीं हो पाई है, या धीरे धीरे बारिश, गर्मी और नमी के चलते चीजें जो है वो सरवाइव नहीं कर पाई, तो उनके प्रमाण हमें देखने को नहीं मिलते। अगर भारत में पाए जाने वाले सबसे पुराने इंसानों की बात करें तो नर्मदा की घाटी में हमें एक स्कल देखने को मिलता है जिसे हम नर्मदा फाइटेकस नाम देते हैं। तो नर्मदा फाइटेकस ऐसा माना जाता है कि भारतीय लोगों के सबसे पूर्वजों में से एक हुआ होगा, जो हो सकता है कि अफ्रीका से चल के आए हों या फिर यहीं पे उनका ओरिजिन हुआ हो। इसमें काफी मतभेद है लोगों के, विशेषज्ञों के अंदर, लेकिन हम देखते हैं कि सबसे पुराना प्रमाण जो है वो हमें नर्मदा घाटी नदी की घाटी में देखने को मिलता है। उसके अलावा हमें गंगा के मैदानी इलाकों में जो इलाहाबाद के आसपास का इलाका है, जो मध्य प्रदेश की सीमा को छूता है, वहां पे कुछ देखने को मिलता है। और उसके अलावा हमें बलूचिस्तान का इलाका जो है वहां पे कुछ प्रमाण देखने को मिलते हैं। फिर जो है कश्मीर और उसके आसपास के इलाकों में हमें ये प्रमाण देखने को मिलते हैं। तो अब बात करते हैं हम जो सबसे पहली सिविलाइजेशन यहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में शुरू हुई थी, जिसका नाम था द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ऐसा माना जाता है कि चार्ल्स मैसन्स नाम का एक आदमी हुआ करता था। चार्ल्स मैसन जो था वो किसी जमाने में ब्रिटिश सेना का अधिकारी हुआ करता था, तोप खाने का अधिकारी था। एक जंग में वो तोप खाने को छोड़ के भाग गया, तो उसे एक तरीके से जो है वो सेना से निकाल दिया गया था, लेकिन उसे भारत में रहने की स्वीकृति मिली थी, इसलिए कि अगर वो भारत में घूमेगा और उसे जो भी इतिहास से जुड़ी हुई चीजें मिलेंगी, जो आर्टिफैक्ट मिलेंगे, वो क्या करेगा, वो सीधा ब्रिटिश गवर्नमेंट को सौंप देगा। तो चार्ल्स मैसन जो था वो हिस्ट्री का जानकार था। अलेक्जेंडर की हिस्ट्री में उसका बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। तो वो उन्हीं इलाकों में गया जहां सिकंदर की यानी अलेक्जेंडर के इतिहास जुड़ा हुआ था। तो हम देखते हैं कि सिकंदर जब भारत आया था तो भारत के जो नॉर्थ वेस्ट इलाका है, जो उत्तर पूर्वी उत्तर पश्चिमी इलाका है,
सिंध नदी के आसपास, चाहे झेलम हो गया, चाहे रावी हो गया, यहाँ के आसपास तक के इलाके में उसका प्रभाव रहा था, उससे आगे वो नहीं बढ़ पाया था। तो चार्ल्स मेसन ने इन्हीं जगहों पे जो है खुदाई करना शुरू किया, तो उसे कुछ आर्टिफैक्ट्स मिले। तो उन आर्टिफैक्ट्स के बारे में उसने अपनी एक किताब में लिखा था डिटेल में। तो उसी किताब से जो है हमें जानकारी मिलती है सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। हालांकि तब तक इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में भारत के इतिहास में किसी को नहीं पता था। तो चार्ल्स मेसन ने जो है अपनी किताब में लिखा था कि ये सारी जगहें जो है वो अलेक्जेंडर से रिलेटेड थी, यानी उसे भी कोई आइडिया नहीं था कि ये कितनी ज्यादा पुराने हो सकते। उसके बाद जो है हमें सबसे पहला जो वहां खोज का सीरियस प्रोसेस देखने को मिलती है वो हुई थी अलेक्जेंडर कनिंघम के टाइम में। अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर हुआ करते थे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उस समय क्योंकि ब्रिटिशर्स का रूल था तो ब्रिटिशर्स के अंदर ही होगा। तो उस जमाने में उन्होंने एक जगह पे थोड़ी बहुत खुदाई कराई थी, वहां पे से उन्हें कुछ आर्टिफैक्ट्स मिले थे, लेकिन उनकी जो स्टडी है वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाई। तो उनकी जो खोज थी वो इतिहास के पन्नों में दब के रह गई थी। उसके बाद जो अगला हमें देखने को मिलता है प्रयास, वो हुआ था भाई सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल ने जो है सबसे पहले खुदाई कराना शुरू किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन की जगहों को फाइंड करने के लिए। इनके अंडर बहुत लोग काम करते थे, जिनमें राय बहादुर दयाराम साहनी का नाम आता है, रखाल दास बनर्जी का नाम आता है। इन लोगों ने ही अलग अलग साइट्स की खुदाई की, तो वहां पे जो सभ्यताएं छुपी थी उनके बारे में हमें जानकारी मिली। लेकिन इन घटनाओं के बीच में एक घटना ये थी कि सिंध के इलाके में अंग्रेजों ने रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू किया था। तो रेलवे लाइन बिछाने में उन्हें ट्रैक बलास्ट की जरूरत पड़ती थी। ट्रैक बलास्ट जो हम देखते हैं पटरियों के बीच में जो पत्थर डाले जाते हैं ताकि उसकी वजह से वाइब्रेशन कम हो। तो हम देखते हैं कि पुराने जमाने में पत्थर हर जगह अवेलेबल नहीं थे, तो उसके लिए लोग ईंटों को भी तोड़ के उनका इस्तेमाल कर लिया करते थे। तो कुछ लोगों ने उस जमाने के इंजीनियर्स को जानकारी दी कि पास में एक इलाका है जहां पे बहुत अच्छी क्वालिटी की ईंटें मिलती हैं, उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि रेल लाइन में इन ईंटों का बहुत बड़ी मात्रा में इस्तेमाल हुआ। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स थी, यानी जो मकान थे, जो बड़े बड़े भवन थे या मीनारे जो भी रहे हों उस जमाने में, उनका पूरी तरीके से हम देखते हैं कि क्षरण हो गया या नुकसान पहुंचा। बहुत बड़े पैमाने पे जो चीजें थी उनका डिस्ट्रक्शन हुआ। तो अब हम देखते हैं कुछ चीजें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। बेसिक इंट्रोडक्शन हम देखते हैं यहाँ पे। अगर टाइम पीरियड की बात करें तो मेनली जो इसका टाइम पीरियड है वो 2600 बीसी टू 1900 बीसी ऑफ मैच्योर फेज रखा जाता है। तो इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक प्री मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन, एक मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन, और तीसरी आती है पोस्ट मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन, या जिसे हम प्री अर्बनाइज्ड, अर्बनाइज्ड और पोस्ट अर्बनाइज्ड के फॉर्म में भी जानते हैं। तो जो हमें कैरेक्टरिस्टिक मिलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, स्पेशली जो हमें शहर देखने को मिलते हैं या उनके बीच में सड़कें जो बहुत अच्छे से बनी हुई हैं, ड्रेनेज सिस्टम है, ग्रेट बाथ हो गया या डॉकयार्ड हो गया, सिटाडेल, लोअर टाउन, ये जितने भी फीचर्स देखने को मिलते हैं ये हमारे मैच्योर फेज के सारे फीचर्स हैं। ऐसा नहीं है कि इसके पहले ये सिविलाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करती थी, क्योंकि कहीं पे भी अचानक से एक एडवांस सिविलाइजेशन बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। वो धीरे धीरे एक एक स्टेप करके ही आगे बढ़ती है। तो प्री मैच्योर जो सिविलाइजेशन थी उसमें अर्बनाइजेशन धीरे धीरे शुरू हुई थी। जो मैच्योर सिविलाइजेशन थी या मैच्योर फेज था, उस जमाने में जो अर्बनाइजेशन था वो अपने पीक पे था। उसके बाद धीरे धीरे उसमें हमें पतन देखने को मिलता है। तो उसके बाद का फेज जो है वो पोस्ट मैच्योर फेज के नाम से जानते हैं। तो अगर टोटल बात करें तो ये करीब 4500 ईयर्स अगो शुरू हुई थी, यानी 4500 बीसी में ये देखने को मिलती है। इट वॉज वर्ल्ड्स मोस्ट एंशियंट अर्बन कल्चर। तो उस जमाने में दुनिया में तीन बड़े सिविलाइजेशन हुआ करते थे। एक होती थी इजिप्ट की, इजिप्शियन सिविलाइजेशन। दूसरी होती थी आज का जो सीरिया और इराक के आसपास का इलाका है, मेसोपोटामिया।
और तीसरी हुआ करती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इन तीनों ही कल्चर्स में सबसे बड़ा और सबसे वेल ऑर्गेनाइज्ड अगर कोई सिविलाइजेशन थी तो वो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर जियोग्राफिकल एक्सटेंट की बात करें तो 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला था। यानी अगर हम इजिप्शियन सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को ऐड कर दे तब भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो इलाका था वो उनसे ज्यादा बड़ा था। यानी दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी सिविलाइजेशन जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ करती थी। मेजर साइट्स की बात करें, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन, धोलावीरा और राखीगढ़ी, इनके बारे में हम डिटेल में आगे देखेंगे। टाइप की बात करें तो इट वाज अर्बन सिविलाइजेशन विद प्लान्ड सिटीज। तो अगर इजिप्ट और मेसोपोटामिया की बात करें तो यहाँ पे जो सिटी डेवलप हुई थी वो रैंडम डेवलप हुई थी। यानी यहाँ की सड़कें सीधी नहीं थी, जिसे जहां जगह मिली थी उसने वहां बिल्डिंगें बना ली थी। तो ये बहुत ही हैपहजार्ड वे में ये पूरा शहर बना हुआ था, या अगर हम देखें तो तंग तरीके से बना हुआ था। सेम चीज हमें इजिप्ट में देखने को मिलती है। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो पहले पूरा शहर प्लान किया गया था। सड़कें कहाँ होंगी, सड़कें कितने एंगल पे एक दूसरे को काटेंगी, ड्रेनेज सिस्टम कैसा होगा, ये सारी चीजें पहले प्लान की गई थी। उसके बाद ये पूरा जो कल्चर है ये बसाया गया था। जैसा कि हमें आज ग्रिड पैटर्न देखने को मिलता है, जहां दो सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं, उनके बीच की जगह होती है वहां पे घर बनाए जाते हैं। सड़कों के आसपास जो है जगह छोड़ी जाती है, आने जाने के लिए नालियां बनाई जाती हैं। यानी आज जो हम अर्बनाइजेशन में फीचर्स देखते हैं ये प्लान्ड फीचर्स हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिलते थे। अब अगर डिटेल फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले आता है ग्रिड सिस्टम, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स। तो उस जमाने में जो ईंटें इस्तेमाल होती थी वो ऐसा नहीं कि अलग अलग तरीके की ईंटें अलग अलग साइज की बनाई जाएंगी। जहां भी ईंटों का इस्तेमाल हुआ है उनका जो साइज का रेशियो है वो सेम है। अगर लेंथ, ब्रेथ और हाइट की बात करें तो 4:2:1 के रेशियो में हमें ब्रिक्स के साइज देखने को मिलते हैं। और ये बर्न्ट ब्रिक्स थी, यानी इन्हें भट्टी में डाल के पकाया गया था। ईंटों की बात करें तो ईंटें दो तरीके की होती हैं, एक सन ड्राइड यानी जिन्हें धूप में सुखाया जाता है, और एक जो होती है बर्न्ट ब्रिक्स यानी जिन्हें भट्टी में सुखाया जाता है। तो बर्न्ट ब्रिक्स जो है वो ज्यादा मजबूत होती है और ज्यादा लंबे समय तक चलती है। उसके अलावा एक्सीलेंट कवरेज ऑफ ड्रेनेज विथ इंडिविजुअल सोक पिट। तो अब देखते हैं कि आज के जमाने में भी हमारे जो बहुत बड़े बड़े शहर है, मेट्रोपॉलिटन्स है, वहां भी अगर हल्की बारिश भी हो जाती है तो सड़कों पे पानी लग जाता है, जो निचले इलाके हैं वो डूब जाते हैं। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में उस जमाने में भी ऐसा ड्रेनेज सिस्टम बना था कि पानी जो है वो आसानी से निकल जाता था। हर घर से जो है नाली में कनेक्ट किया जाता था, उन घर का पानी आता था वहां पे। उसके अलावा सोक पिट बनाए गए थे, जहां पे जो है पानी जो कंपोनेंट है वो सूख के वापस धरती में चला जाए और जो सॉलिड पार्ट है उसको बाद में निकाला जा सके। तो ऐसा अभी भी देखने को मिलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट्स हैं वहां पे जब बारिश वगैरह होती है तो वहां पे पानी अभी भी इन चैनल से होके आसानी से बाहर निकल जाता है, पानी कहीं इकट्ठा नहीं होता है। तो इतना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बनाना भी एक बहुत बड़ी बात है, वो भी आज से 4,500 साल पहले। उसके अलावा देखें कुछ मेजर बिल्डिंग्स के बारे में तो हमें मोहनजोदाड़ो में द ग्रेट बाथ देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत बड़े साइज का टैंक है। इसकी स्पेशलिटी क्या है कि सबसे पहला ये वाटर टाइट है। तो इसमें चारकोल का यूज करके ऐसे बनाया गया था कि पानी रिस के बाहर ना निकले, बल्कि जो पानी उसमें भरा जाए वो उसी में रह जाए। फिर हम देखते हैं ब्रिक लाइन टैंक है, यानी पूरा का पूरा ये ईंटों से बनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि किसी स्पेशल ओकेजन में, किसी उत्सव में यहाँ पे लोग नहाते होंगे, अपने आप को साफ करते होंगे, तब पूजा पाठ करते होंगे। तो इसीलिए रिचुअल बाथिंग के लिए इसका इस्तेमाल ऐसा माना जाता है, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। फिर ग्रेनरीज, ग्रेनरीज यानी जहां पे अनाज रखे जाते थे। तो चूंकि एक अर्बन सिविलाइजेशन तभी एग्जिस्ट कर सकती है जब उसके पास खाने की सप्लाई पर्याप्त मात्रा में हो, तो उसके लिए उसे अपने आसपास के गांवों से जुड़ना पड़ता है। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। शहर जो है वो गांव से अपने खाने का सामान मंगाते हैं या प्राइमरी प्रोडक्ट मंगाते हैं, और जो प्रिपेयर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें जो है शहर से गांव की तरफ भेजा जाता है। तो इससे दोनों जो है एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो चूंकि पहला फेज जो होता है वो रूरल फेज होता है, उसके बाद अर्बन फेज आता है। यानी बिना गांव को बसाए, बिना खाने को पर्याप्त मात्रा में उगाए हम शहर नहीं बसा सकते। तो ये फीचर हमें देखने को मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम,
क्योंकि अनाज पर्याप्त मात्रा में होता था, तो इसीलिए बहुत बड़े बड़े स्टोर हाउस होते थे जहां पे अनाज को इकट्ठा करके रखा जाता था। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में हमें बहुत बड़ी बड़ी ग्रेनरीज देखने को मिलती। उसके अलावा ट्रेड की बात करें तो उस जमाने की जो लिखी हुई चीजें हैं उन्हें हम पढ़ नहीं सकते, लेकिन मेसोपोटामिया में जो है हमें जानकारी मिलती है भारत से कई चीजों की, इजिप्ट से कुछ चीजों की जानकारी मिलती है। तो हमें ये पता चलता है कि यहाँ से कुछ सामान वहां भेजा जा रहा था और वहां से कुछ सामान यहाँ मंगाया जा रहा था, यानी इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो उस जमाने में चला करता था। जिसके सबसे अच्छी चीजें हमें मिलती हैं द सील, जिसमें मेन जो आइटम भेजे जाते थे वो थे कार्नेलियन बीड, लैपिस लुजुली और कॉटन। तो कार्नेलियन और लैपिस लुजुली जो है वो महंगे पत्थर होते हैं, जैसे हम अंगूठियों में पहनते हैं या गहनों में पहनते हैं, तो उसी तरीके के ये महंगे पत्थर हुआ करते थे। इनसे जो है नेकलेस बनाए जाते थे, अलग अलग आभूषण बनाए जाते थे, इन्हें भेजा जाता था। उसके अलावा चावल हो गया, या फिर चावल तो खैर खैर लोथल में ही होता था। खाने की चीजों में गेहूं भेजा जाता था, कॉटन भेजा जाता था, हाथी दांत के उपकरण भेजे जाते थे, सजावट की चीजें भेजी जाती थी। तो बहुत सारी चीजें जो है वो इंडिया से बाहर के देशों में या इंडस वैली सिविलाइजेशन से बाहर की जगहों पे भेजी जाती है। एग्रीकल्चर की बात करें तो वहां पे जो हमें साक्ष्य मिले हैं उनसे पता चलता है कि वहां की जो मेन चीजें थी वो थी वीट, बार्ली, पी, डेट एंड पॉसिबली राइस। तो राइस के प्रमाण जो हमें सिर्फ लोथल से देखने को मिलते हैं। और हम आज भी देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मेन इलाका है, चाहे वो पाकिस्तान के हिस्से में हो चाहे भारत के हिस्से में हो, तो वहां की जो मुख्य फसल है वो आज भी गेहूं है। तो गेहूं उगाने के प्रमाण जो है हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से देखने को मिलते हैं। उसके अलावा बार्ले यानी जौ, मोटा अनाज जो बहुत पहले से उगाया जाता है, पी मटर, डेट्स यानी खजूर, और राइस जो है वो हमें देखने को मिलता है लोथल में। उसके अलावा भारत से जो है कॉटन दूसरे देशों में भेजा जाता था। तो कॉटन का एक नाम ग्रीक लैंग्वेज में सिंडोन है, यहां जो लिखा हुआ सिंडोन। तो ऐसा माना जाता है क्योंकि सिंध नदी के आसपास के इलाके से ये वहां भेजा जाता था, इसीलिए इसका नाम जो है सिंध के नाम का अपभ्रंश करके सिंडोन पड़ गया। फिर देखते हैं रिलीजन की बात करें तो उस जमाने में हमें जो है मंदिरों के या किसी और पूजा स्थल के प्रमाण देखने को नहीं मिलते। तो ऐसा माना जाता है कि लोग जो है वो नेचर की या नेचर से रिलेटेड चीजों की पूजा करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो मूर्तियां देखने को मिलती हैं उनमें एक औरत की मूर्ति होती है जिसे लोग मदर गॉडेस के नाम से बुलाते हैं। मदर गॉडेस यानी किसी देवी की माता के रूप में पूजा होती होगी, चाहे वो प्रकृति की हो या फर्टिलिटी से रिलेटेड हो या एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, तो उनकी पूजा जो है वो ऐसा माना जाता है की जाती थी। उसके अलावा जो एक बहुत स्पेशल चीज मिलती है वो है द पशुपति सील। पशुपति सील जो है वो सबसे पहले जानते हैं सील क्या होती है। सील यानी मुहर की अगर हम बात करते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से हमें बहुत सारी मुहरें देखने को मिलती हैं जिनमें अलग अलग तरीके के जानवर बने होते हैं। उसके अलावा कुछ शब्द या अक्षर जो है वो लिखे होते हैं। चूंकि इन्हें पढ़ा नहीं जा सकता है तो हम ये नहीं बता सकते कि वो शब्द हैं या अक्षर हैं। तो बहुत सारी सील्स पे बहुत अलग अलग तरीके की आकृति देखने को मिलती है। तो इनमें ही एक अलग तरीके की सील है जिसपे एक इंसान बैठा हुआ है जो एक यौगिक मुद्रा में बैठा है, और उसके सिर पे एक मुकुट है, उसके 3 सर दिखाई देते हैं, मुकुट में जो है वो सींग निकले हुए हैं। उसके अलावा जो है उसके आसपास 4 जानवर देखने को मिलते हैं, हाथी, गैंडा, शेर और भैंसा। उसके पैर के आसपास हम देखते हैं कि 2 हिरन बैठे हुए हैं। तो ऐसा माना जाता है कि वो जो उस आदमी उस सील में बैठा हुआ है वो किसी ना किसी प्रकार का देवता होगा, क्योंकि उसके आसपास बहुत सारे जानवर घूम रहे हैं और चूंकि वो एक योग की मुद्रा में बैठा है। तो ऐसा माना जाता है हमारे हिंदू कल्चर में या सनातन धर्म में, उसमें ऐसा कि भगवान शिव जो हैं वो पहले तो जानवरों के देवता के रूप में पूजे जाते थे, इसीलिए उनका नाम पशुपति देखने को मिलता है। पशुपतिनाथ का मंदिर हमें नेपाल में देखने को मिलता है जो कि बहुत ही फेमस मंदिर है। उसके अलावा अगर योग को जोड़ा जाए तो भगवान शिव को आदि योगी कहा जाता है, यानी ऐसा माना जाता है कि जो योग की उत्पत्ति हुई थी वो भगवान शिव से ही हुई थी। तो इसीलिए ये 2 फीचर जो है मैच करते हैं इस सील में। तो ऐसा माना जाता है कि इस सील में जो इंसान बैठा वो इंसान नहीं बल्कि एक देवता है, और उनका नाम दिया गया था पशुपति। इन्हें प्रोटो शिव भी कहते हैं।
प्रोटोशिव मतलब जो शिव भगवान का रूप हम आज देखते हैं, यानी बड़ी बड़ी उनके जटाएं होती हैं, 3 आंखें हैं, त्रिशूल है, ये सारी चीजें हम रिलेट करते हैं भगवान शिव से। तो इन्हीं का कोई पूर्व रूप ऐसा जो उस जमाने में पूजा जाता है, उसे हम कह सकते हैं प्रोटोशिव। उसके अलावा हम देखते हैं तो पेड़ पौधों की पूजा होती थी, और जानवरों में जो है कुबड़ वाले बैल की भी बहुत ज्यादा हमें मूर्तियां और सील्स देखने को मिलती हैं। उसके अलावा एक यूनिकॉर्न होता है। यूनिकॉर्न जो है जानवर, वो एक बैल जैसा ही जानवर है, लेकिन उसके सिर पे एक सींग है। तो ये हमें बहुत सारी सील्स में देखने को मिलता है। तो ऐसा माना जाता है कि उस जमाने में प्रकृति से जुड़ी हुई चीजों की पूजा मुख्य तौर पे की जाती थी। उसके अलावा स्क्रिप्ट की बात करें तो उस जमाने की स्क्रिप्ट जो है वो पिक्टोग्राफिकल है, यानी वो इस तरीके के सिंबल्स नहीं लिखे हुए हैं, बल्कि छोटे छोटे चित्र बने हुए हैं, जैसे चक्र हो गए या गोले हो गए या आड़ी सीधी रेखाएं हो गई। इस तरीके की रेखाएं या चक्र या गोले जो होते हैं उन्हें हम पिक्टोग्राफिकल स्क्रिप्ट कहते हैं, यानी जो पिक्चर्स के फॉर्म में। लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम के स्क्रिप्ट का है, वो है कि उसे अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। इट इज स्टिल अनडिसाइफर्ड। तो उन सील्स पे क्या लिखा हुआ है, या क्या संदेश देना चाहते थे, या उस जमाने की चीजों में क्या लिखा हुआ है, ये हम नहीं पढ़ सकते। अगर बात करें उस जमाने के कुछ खास चीजों की, तो आर्ट एंड क्राफ्ट में एक मूर्ति आती है, मूर्ति ऑफ द डांसिंग गर्ल। डांसिंग गर्ल की मूर्ति की बात करें तो हालांकि अभी कुछ दिन पहले ये चर्चा में थी कि एनसीईआरटी में जो है उसकी फोटो जो है 6th क्लास से 8th क्लास में कुछ और थी, 9th के ऑनवर्ड जो है उसको कुछ चेंज कर दिया गया है। तो ये काफी फेमस मूर्ति है। सबसे पहले कि ये ब्रॉन्ज से बनी हुई दुनिया की सबसे पुरानी मूर्ति मानी जाती है। ब्रॉन्ज जो है एक एलॉय होता है कॉपर का, यानी उस जमाने के लोग एलॉय बनाना जानते थे। उसके अलावा जो ये मूर्ति बनाई गई है, ये करीब 6 इंच की मूर्ति, छोटी सी मूर्ति है, जिसमें एक लड़की है, वो एक डांसिंग पोज जिसे त्रिभंग मुद्रा कहते हैं उसमें खड़ी हुई है। इसके एक हाथ में पूरा ऊपर से नीचे तक चूड़ियां पहनी हुई है। इसके अलावा हम देखें तो इसकी आंखें बंद हैं, और इसके सिर पे जो है जूड़ा बना हुआ है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि उस जमाने के लोग सिर्फ शहरों को ही बनाने में नहीं, बल्कि मूर्तियों में और मेटल वर्क में भी काफी एक्सपर्ट हुआ करते थे। उसके अलावा स्टोन स्टैचू ऑफ अ प्रीस्ट, जिसमें एक इंसान की मूर्ति मिली है जिसकी आंखें जो है अधखुली हैं, उसके बाल जो है पीछे की तरफ किए हुए हैं, उसने एक शॉल ओढ़ी हुई है जिसपे ट्राइफॉइड स्ट्रक्चर यानी 3 पत्तियों का स्ट्रक्चर बना हुआ है, और उसने अपने सिर पे जो है एक